नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर, विभिन्न आयामों के ऊपर, विभिन्न ज्योतिष के ऐसे अध्याय पक्ष जो ज्योतिष में अत्यंत लाभकारी हो सकते हैं, फलित सूत्रों के आधार पे, उनके ऊपर हमारी वार्तालाप, विचार गोष्ठी, चर्चा आप लोगों के साथ चल रही है। एक श्रृंखला 12 आदित्यों के ऊपर, एक श्रृंखला दशम भाव में विभिन्न लगन के अंदर जब ग्रह उपस्थित हैं उसके ऊपर। आज एक और बहुत विशिष्ट विशेष योग आप लोगों के साथ साझा करेंगे, जिस योग के कारण से जन्म पत्रिका के भीतर या जन्म पत्रिका के परिणाम किस प्रकार से बदलते हैं। हम मूलतः सीधा जन्मांग, जन्म पत्रिका, जन्म लग्न को देखकर उसकी विवेचनाओं का विवरण प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। किंतु कोई भी जन्म पत्रिका, कोई भी जन्मांग मुहूर्त से आरंभ होता है। जन्म जातक का, व्यक्ति विशेष का, प्राणी का अपने आप में एक मुहूर्त ही है जो ईश्वर निर्धारित करके उसे पृथ्वी लोक पे, भूलोक पे भेजते हैं। एवं जब आम जनमानस जो ज्योतिषीय विद्याओं में, सनातन परंपरागत धर्मशास्त्र में अपना विश्वास रखते हैं, वो कोई नई वस्तु, नया कार्य, नया निर्माण जब प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी मुहूर्त प्रमुखता से लिया जाता है। एक देवज्ञ, एक ज्योतिषविद जब मुहूर्त का निर्माण करते हैं, ये तिथि, ये पक्ष, ये वार, ये लग्न, ये योग निर्धारित करें तो आपके लिए यह भवन, ये वाहन, ये कार्य, ये कार्यालय आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो ईश्वर ने भी जो हमारे लिए हमारे जन्म के समय मुहूर्त निर्धारित किया था, जिस मुहूर्त में हमने जन्म लिया, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस मुहूर्त के भी विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न अंग हैं। उसी का एक महत्वपूर्ण अंग है योग। सूर्य से चंद्रमा की अंशात्मक अंतर, दूरी, दूरस्थ तिथियों का निर्माण करती है। साथ ही साथ सूर्य से चंद्रमा का अंतर का योग एक योग भी बनाता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 योगों की रचना ज्योतिषकारों ने कही है। उन 27 योगों में से शुभ नाम वाले, शुभ योग एवं जिनके नाम से भय उत्पन्न हो, जो नाम थोड़े अप्रियेबल लगे, उनके अशुभ परिणाम कहे गए हैं। हर शास्त्र तर्क के आधार पे बना हुआ है।
दर्शन शास्त्र भी उसका एक अंग हो सकता है, किंतु मूलतः वो तर्क के आधार पर बना हुआ है। आज हम जिस योग की बात कर रहे हैं, योगों की श्रृंखला पहले भी आप लोगों के साथ साझा करी थी, पुनः उसको बहुत ही शीघ्र पूरे खंड को, पूरी श्रृंखला को बनाने का प्रयास करेंगे। आज वर्तमान में हम जिस योग की बात कर रहे हैं, प्रथम योग विषकुंभ है और अंतिम योग वृद्धति है। वृद्धति में ऐसा क्या है जिसके कारण से इसमें समस्याएं या इस योग में उत्पन्न जातक को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, समस्याएं देखने को प्राप्त हो सकती हैं। योगों के नाम के पीछे उनकी समृद्धि और उनके विध्वंस या उनकी भयावता छुपी हुई है। शुभ योग शुभ फल देते हैं, भयकारी नाम के योग जीवन में अनिष्ट फल भी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋषि कश्यप की 2 जीवन संगनियां, 2 पत्नी प्रमुखता से शास्त्रों में, पुराणों में आई हैं, जो दीति एवं अदिति हैं। अदिति से आदित्य कुल, जिसके 12 आदित्यों के ऊपर हमारी श्रृंखला वर्तमान में चल रही है, और दीति से दैत्य कुल का निर्माण हुआ। दैत्य कुल के अंदर होलिका, हिरण्यकश्यप आदि इत्यादियों का नाम आता है। सिंह का पुत्रम अर्थात राहु, उन्हीं के सब पुत्र हैं। इस योग के अंदर जो वृद्धति नामक योग है, इसका तर्क भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे और इसका महत्व भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तर्क क्या है ये बाद में, अभी व्याख्या और महत्व साझा करते हैं। वृद्धति शब्द आचार्यों के कथन अनुसार वैसे वैराग्य एवं विशेष नियम, अडिग हो जाना आदि कहे हैं। धृति दृढ़ता को बताता है, तो अधिक दृढ़ हो जाना या वैराग्य हो जाना वैधृति नामक योग के अंदर देखने को प्राप्त हुआ है। वृद्धति नामक योग में उत्पन्न जन्म लेने वाले जातक के जीवन में बहुत सारी वस्तुएं अचानक से छूट भी सकती हैं एवं इनकी दृढ़ता के कारण से, जड़ता के कारण से ये परिवर्तनकारी नहीं होते, एक ही वस्तु को पकड़ के रखने का इनका योग कहा गया है। वृद्धति नामक योग में मूलतः विवाह संबंधी समस्याएं मैंने बहुत देखी हैं। शास्त्र इसके बारे में संघारक, कटुभाषी और झुंझलाहट का प्रतीक संकेत दे रहा है। विशेष नियम है इनके जीवन के, अपनी वस्तुओं के ऊपर अडिग रहना इनके लिए है, और वैराग्य प्राप्ति या अचानक से सब कुछ छोड़ देने का मन इनके चित्त के अंदर बसा रह सकता है। योग का निर्माण अगर देखें तो जब सूर्य और चंद्रमा के राशि अंश कला विकला को भी सम्मिलित कर लें, तो उनका जब योग किया जाए तो वो 11 राशि पूर्ण करने के बाद एक राशि 30 अंशों की
तो 11 राशि पूर्ण करने के बाद 12वीं राशि के भीतर प्रवेश करता है। एक प्रकार से जब भी आप देखेंगे सूर्य चंद्रमा की राशि अंश कला विकला का योग, 11 राशि अंश कला हो जाएगा तो वृद्धि नामक योग का निर्माण होगा। 12वीं राशि मीन राशि, 12वां भाव व्यय का भाव, हानि का भाव, गमन का भाव, प्रवास का भाव, छूट जाने का भाव ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, वैराग्य का भाव, परदेश जाने का भाव कहा गया है। चूंकि भचक्र 360 अंशों का है, अर्थात जो ये जोडियक है ये 360 अंश का है। 11 राशियां पूर्ण होने के बाद जब अगली राशि का निर्माण होगा तो उसमें 11 राशि के बाद जो 30 अंश हैं उसी के अंदर इस योग का निर्माण होता है। इस कारण एक प्रकार से कहा जाए तो ये भचक्र का अंतिम खंड है, और जो अंतिम है वहीं से नया जुड़ाव भी प्रारंभ होता है। जो अंतिम है वहीं से वैराग्य भी उत्पन्न होता है। जो अंतिम है वो हानि का भी प्रतीक है, व्यय का भी प्रतीक है। इसलिए इस कारण वृद्धि नामक योग में उत्पन्न जातक बहुत सारी वस्तुओं को जीवन में छोड़ भी देते हैं। वैवाहिक संबंधों में कई बार कटुता भी आती है, ऐसा इसमें देखने को प्राप्त हुआ है। तर्कशास्त्र के अनुसार सूर्य चंद्रमा के अंश, दूरी, कला विकला, उनके बीच का अंतर 12वीं राशि या 12वें भाव का निर्माण कर रही है। जो ज्योतिष के जानकार हैं या जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो इस बात को समझते होंगे कि 12वां भाव किन वस्तुओं को संकेत देता है। इस कारण से वृद्धि नामक योग अति संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए, सावधानी की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि वृद्धि नामक योग उत्पन्न है तो ये देखें कि 6ठे स्थान का स्वामी, 8वें स्थान का स्वामी, 12वें स्थान का स्वामी किस अवस्थाओं में है, तो आपको जन्मांक को, कुंडली को पकड़ने में अत्यधिक सहायता प्राप्त होगी। साथ ही साथ वृद्धि नामक योग के उपाय आने वाले खंडों में प्रदान करेंगे। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद, प्रणाम। अपना और अपने परिवार का, अपने देश का बहुत ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से ज्योतिष की नवीन जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। पुरानी श्रृंखलाओं को, पूर्व श्रृंखलाओं को लगातार बना के रखेंगे। धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए।